गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भू संतुलन या आइसोस्टेसी की। आइसोस्टेसी की संकल्पना क्या होती है वो देखेंगे, परिभाषा देखेंगे इसकी। साथ ही हमें भू संतुलन के बारे में जो भूगर्भशास्त्र या भूगोलवेत्ताओं के विचार हैं वो देखने हैं। तो हमें पढ़ने हैं प्राट का, एरी का विचार, इसके अलावा हेफर्ड और बोवी का मत पढ़ना है, जोली पढ़ना है और आर्थर होम्स पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्राट और एरी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्राट की संकल्पना या प्राट के क्या विचार हैं भू संतुलन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरी की संकल्पना, उसके बाद हम एरी और प्राट के विचारों को कंपेयर करेंगे। और थर्ड क्लास में एंड जो इस भू संतुलन की तीसरी क्लास है उसमें हम देखेंगे हेफर्ड और बोवी का मत, जोली का मत और आर्थर होम्स का मत कि उन्होंने क्या कहा भू संतुलन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भू संतुलन है क्या एक्चुअली। तो देखिए, सिंपली पृथ्वी पे बहुत सारे उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच का मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कुछ ऊंची हैं कुछ नीची हैं। तो ये रिलीफ स्ट्रक्चर कहते हैं, इनको रिलीफ या उच्चावच कहते हैं। अब ये जो उच्चावच हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, महासागरीय तल आदि, ये क्या होते हैं, इनका आकार परिवर्तित होता रहता है। और इनके आकार में परिवर्तन का कारण क्या है? परिवर्तन का कारण है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब जो पृथ्वी के धरातल के भीतर से कार्य करते हैं, और बाह्यजात बल जो बाहर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जो अपर्दन और अनाच्छादन, अपक्ष और अपर्दन होता है जिसको हम अनाच्छादन बोलते हैं, उसके वजह से जो उच्चावच में परिवर्तन होते हैं वो आपको कहते हैं, उनको हम बहिर्जात बल। तो इन अंतर्जात और बहिर्जात बलों की वजह से पृथ्वी की जो स्थलाकृतियाँ या उच्चावच है उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ये जो उच्चावच हैं ये भूतल पर न केवल स्थिर हैं बल्कि ये इक्विलिब्रियम में या संतुलन में भी हैं। ठीक है, तो यही जो संतुलन या स्थिरता है इसी को हम कहते हैं भू संतुलन या समस्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइसोस्टेसी। देखिए, फिर एक परिभाषा देखते हैं। यह है परिभ्रमण एवं परिक्रमण करती हुई पृथ्वी। इसका मतलब है कि पृथ्वी कैसी है? गतिशील है। मतलब गतिशील पृथ्वी पर स्थित उच्च एवं निम्न क्षेत्रों, उच्च एवं निम्न क्षेत्रों मतलब ये कहलाएगा आपका उच्चावच, या इनको कहते हैं हम रिलीफ स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो गतिशील पृथ्वी पर स्थित उच्चावच के बीच भौतिक और यांत्रिक स्थिरता, फिजिकल और मैकेनिकल स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम की जो दशा होती है उसी को हम कहते हैं भू संतुलन या समस्थिति। कहने का मतलब यह है कि गतिशील पृथ्वी पर जितने भी आपको उच्चावच या स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं उनके मध्य भौतिक और यांत्रिक स्थिरता देखने को मिलती है। इसी भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को हम उच्चावच ये भू संतुलन या समस्थिति या आइसोस्टेसी कहते हैं। भू संतुलन का यदि आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो जो भू संतुलन है वो अंग्रेजी के रूपांतरण आइसोस्टेसी से बना है। आइसोस्टेसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी भाषा के शब्द हुई है, दो शब्द हैं, आइसो और दूसरा है स्टेसियोस और आइसो। इन दोनों शब्दों से मिलकर आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और आइसोस्टेसियोस का मतलब है समान खड़े होना या समस्थिति में होना, या इक्वल स्टैंडिंग या इक्विपोज, मतलब संतुलित रूप से खड़ा होना ही है आपका आइसोस्टेसी। और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था 1889 में अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री हुए हैं डटन, उन्होंने। तो डटन ने सबसे पहले आइसोस्टेसी शब्द का उपयोग किया था, जिसका लिटरल मीनिंग होता है समान खड़ा होना या समस्थिति में होना, इक्वल स्टैंडिंग या इक्विपोज। आर्थर होम्स ने इसकी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलाकृतिक स्तंभों का मतलब वही है उच्चावच, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनके मध्य पाई जाने वाली संतुलन की दिशा, स्थिति या दशा को भू संतुलन कहते हैं। ठीक है, वही बात है। इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले गतिशील पृथ्वी है, दूसरा है परिवर्तनशील उच्चावच, और तीसरा है उनमें पाए जाने वाली यांत्रिक और भौतिक संतुलन। तो ये तीन कीवर्ड्स हैं, इनके आधार पर आप परिभाषित इसको कर सकते हो। ठीक है, धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावचों के मध्य पाए जाने वाली
संतुलन की दशा को ही हम भूसंतुलन कहते हैं। एक और परिभाषा है जे स्टीयर्स ने, जो इन्होंने अपनी बुक अनस्टेबल अर्थ में कही है। क्या कहा है इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि धरातल जहाँ कहीं भी संतुलित है वहाँ समान धरातल के नीचे समान भार होता है। समान धरातल के नीचे समान भार होता है, इसी वजह से जो होता है आपका भूसंतुलन की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई भूसंतुलन की कुछ परिभाषाएं। अब हम देखते हैं जो प्राट हैं उन्होंने भूसंतुलन के बारे में क्या बताया। प्राट का मत भूसंतुलन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राट और दूसरे एरी जो हैं उनका मत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इन दोनों में कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। तो देखो प्राट ने क्या कहा। प्राट ने 2 जगह हैं, कल्याण और कल्याणपुर। उनके अक्षांशों के निर्धारण के लिए उन्होंने जियोडेटिक सर्वे का यूज़ किया, भू ज्यामितीय सर्वेक्षण का प्रयोग किया, और उसके दौरान उन्होंने पाया कि जो गुरुत्व बल है, वहाँ पे जो गुरुत्व बल कार्यरत है, जो ग्रेविटी कार्यरत है, उसका प्रेक्षित और अवकलित जो मान है उन दोनों में इनको भिन्नता दिखाई दी, विसंगति दिखाई दी। और इस ये जो विसंगति थी इसका निराकरण करने के लिए इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए वो इनके विचार हैं, वो भूसंतुलन से संबंधित विचार हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि भूपटल के सभी भूभाग समान घनत्व वाले नहीं हैं। मतलब जो भूपटल है आपका, क्रस्ट है, उसके ऊपर विभिन्न जो उच्चावच पाए जाते हैं, जो रिलीफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन सब का घनत्व समान नहीं है। मतलब जो उनकी डेंसिटी समान नहीं है। अब देखिए, ये बताते हैं कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व जो है सागरीय तली से कम होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जो ऊंचे भूखंड हैं, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ही उसका घनत्व कम देखने को मिलेगा, और जितने नीचे भूखंड होंगे, मतलब जिनकी हाइट जितनी कम होगी, उनका घनत्व या डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइट और जो डेंसिटी है उसमें विपरीत या नकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। हाइट जो है आपकी, जितनी ऊंचाई होगी वो दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाइट जितनी ज़्यादा है उसका घनत्व उतना ही कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राट के विचार क्या हैं। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा कि भूपटल के ऊपर जो भूभाग पाए जाते हैं उनका घनत्व, प्रत्येक भाग का घनत्व अलग अलग है। दूसरी बात कि जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, और जो भाग जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है। अर्थात जो ऊंचाई है और जो घनत्व है उन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, जो आपका प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। मतलब विपरीत या नकारात्मक सहसंबंध उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद में प्राट ने क्या कहा। प्राट ने अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा कि भूखंडों की शैलों के घनत्व में भिन्नता होती है। ठीक है, भूखंड में घनत्व में भिन्नता का मतलब क्या हो गया कि वो भूखंड जिस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बने हैं उनके घनत्व में आपको भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इन सब के नीचे समान घनत्व रहता है। मतलब एक लिमिट तक ये भिन्नता रहती है, उसके नीचे समान घनत्व रहता है। इस प्रकार प्राट का मत क्या था, समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभ, कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। तो इनका जो मत जिस बात पर केंद्रित रहा वो ये रहा कि गहराई तो समान है लेकिन उनके घनत्व आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। प्राट ने अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था, इन्होंने विभिन्न आकार और घनत्व की धातुओं के समान भार वाले टुकड़ों को पारे के बर्तन में तैराया। मतलब एक बर्तन था, उसमें पारा भर दिया इन्होंने, और उसमें उन्होंने विभिन्न आकार और घनत्व की जो धातु थे उनके टुकड़ों को लिया और उसमें डुबो दिया। इन्होंने देखा कि सभी टुकड़े समान गहराई तक पारे में डूबे हुए हैं। ठीक है, लेकिन घनत्व की भिन्नता के कारण, चूंकि हमने जो टुकड़े लिए थे जो अलग अलग घनत्व के थे, इसके वजह से क्या होता है कि ये टुकड़े पारे की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर निकले हुए थे। अब देखोगे इसको डायग्राम में तो देखिए, नीचे जो क्षतिपूर्ति तल है वहाँ पर तो सब उतने ही अंदर तक डूबे हुए हैं, लेकिन चूंकि इनका घनत्व अलग अलग है,
क्योंकि ये अलग अलग धातुओं से मिलके बने हैं, तो ये अधिक मतलब अलग अलग ऊंचाई तक उठे हुए हैं। जैसे चांदी देखिए आप, कम ऊंचाई तक उठा हुआ है, जस्ता थोड़ा सा उससे ज़्यादा उठा हुआ है, पाइराइट आपका उससे ज़्यादा उठा हुआ है, टिन फिर कम उठा हुआ है, क्योंकि इनमें जो घनत्व है इनका अलग अलग है। तो ये प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अपने घनत्व के आधार पर ये बाहर पारे से निकले हुए हैं। लेकिन आप देखोगे नीचे जो तल है वहाँ पर ये सब एक ही तल पर एक ही गहराई तक ये डूबे हुए हैं। इस प्रकार इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि कम घनत्व वाली धातु के टुकड़े अधिक ऊंचाई और अधिक घनत्व वाली धातु के टुकड़े कम ऊंचाई तक उभरे हुए थे। इस प्रकार विभिन्न घनत्व वाले भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि के जो भूभाग हैं वो सबस्टर में या सबस्ट्रेटम या अधः स्तर है, वहाँ पर तो समान गहराई तक धंसे हुए हैं, लेकिन जो ऊपर हमें भाग दिखाई देता है वो अलग अलग उच्चावच का अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो क्षतिपूर्ति तल है या जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है वहाँ पर समान भार ये रखते हैं। आप ये देखोगे कि ये जो है ना, ये क्षतिपूर्ति तल है या जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है वहाँ पर ये इसके ऊपर सबका भार समान है, लेकिन प्रत्येक जो खंड है वो अपने घनत्व के आधार पर ऊंचा या नीचा आपको इसमें दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो प्राट का मॉडल। इसमें ये कंपनसेशन डेप्थ है, क्षतिपूर्ति तल की गहराई है। क्षतिपूर्ति तल की गहराई का मतलब ये है कि इसके ऊपर समान भार ये सब रखते हैं और ये इतने ही सब डूबे हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे कि जो भाग, जिस भाग का घनत्व कम है, जैसे इसका घनत्व सबसे कम है तो ये सबसे ऊंचा है। सबसे ज़्यादा घनत्व जिस भाग का है 2.76 इसका है जैसे, तो ये आपका सबसे कम ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्राट ने क्या कहा, प्राट ने ये कहा कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, कंपनसेशन डेप्थ होती है, उसके ऊपर प्रत्येक भाग अपने घनत्व के आधार पर ऊंचा उठा हुआ होता है, और जिस भाग की ऊंचाई सबसे अधिक है इसका मतलब ये है कि वो जो है उसका घनत्व सबसे कम है, और जिस भाग की ऊंचाई कम है उसका मतलब है कि उसका घनत्व ज़्यादा है। तो ये जो था वो था आपका प्राट का विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरी ने क्या बताया। तो प्राट के विचार के लिए प्राट के विचार की जो मेन जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एरी और प्राट को कंपेयर करेंगे। तो प्राट में देखो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि डेंसिटी क्या है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, प्रत्येक खंड की डेंसिटी या घनत्व अलग अलग है। और दूसरी बात, जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है, कंपनसेशन डेप्थ है, ये सबकी समान है, मतलब सभी जो खंड हैं वो एक समान गहराई तक डूबे हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राट का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरी के विचार। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरी। थैंक यू।